तो कथा वस्तु हमें खुद पता होती कि कैसे होती है। किसी नाटक की कथा वस्तु कवि के द्वारा अपने आप बनाई होती है। जैसे भास ने कुछ नाटक लिखे हैं जिनकी कथा वस्तु महाभारत के आश्रित है, लेकिन कवि ऐसी कभी कभार अपनी कथा बना लेता है। जैसे कादम्बरी है, वो अपनी ही कल्पना है, कोई इतिहास प्रसिद्ध नहीं होती है। तो सबसे पहले रूपक में वस्तु देखनी चाहिए। फिर नेता, मतलब उसका जो नेता है, जो नायक है, वो कैसा होना चाहिए। तो नाटक इत्यादि जो इतिहास प्रसिद्ध जो कथा वस्तु होती है, जैसे उत्तर रामचरित है, इनके नायक राम रखे गए हैं। तो राम धीरोदात्त गुणों से युक्त हैं, प्रसिद्ध नायक भी हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम भी हैं। तो और कुछ कुछ नायक ऐसे होते हैं जो धूर्त चरित्र वाले होते हैं। कुछ नायक ऐसे होते हैं जो धीर ललित के अंतर्गत आ जाते हैं, मतलब उन्हें केवल और केवल कोई राज्य भार से कुछ लेना देना नहीं होता है। और कुछ नायक धीर प्रशांत होते हैं, बिल्कुल भी। और कुछ रस, मतलब कोई कथा वस्तु होती है उसमें रस देखा जाता है कि किसमें श्रृंगार रस है, किसमें वीर रस है, किसी में अद्भुत रस होता है, किसी में क्रोध इत्यादि रौद्र रस होता है। तो इस प्रकार से रूपक के जो तत्व होते हैं वो 3 प्रकार से होते हैं। रूपक 3 प्रकार से देखे जाते हैं। तो ये 10 के 10 हैं। इनमें पहले हमें सबसे महत्वपूर्ण रूप से वस्तु देखी जानी चाहिए कि कैसी वस्तु है। फिर नायक का देखा जाना चाहिए कि नायक धीर ललित है, धीर प्रशांत है, या धीरोदात्त है, या धीरोधत गुणों से युक्त है। 4 प्रकार के नायक होते हैं। और कुछ में रस देखे जाते हैं कि कौन सा नाटक है वो श्रृंगार रस से होना चाहिए, वीर रस से होना चाहिए। प्रकरण है वो हमेशा उसमें श्रृंगार रस ही होना चाहिए। तो इस प्रकार से रस देखे जाते हैं। अब है वस्तु। वस्तु 2 प्रकार की होती है। एक आधिकारिक वस्तु होती है और एक प्रासंगिक वस्तु होती है। आधिकारिक वस्तु कैसी होती है, तो कह रहे फल स्वामी अधिकारी च तत्प्रभु। अर्थात जो आधिकारिक कथा वस्तु होती है उसका सीधा संबंध उसके अधिकारी यानी उसके नायक से होता है। जैसे रामायण कथा वस्तु है, इसका सीधा संबंध राम से है। तो फल का जो स्वामी होता है, क्योंकि राम ही एक ऐसे हैं जिन्हें रावण का वध करके और सीता को वापस ले जाना रूपी फल है, अयोध्या वापस गमन इनका फल है। तो इसका जो सीधा सीधा संबंध होता है आधिकारिक कथा वस्तु का, वो अधिकारी से ही होता है। फल का जो स्वामी होता है, जो अधिकारी होता है, जो नायक होता है, उससे सीधा संबंध होता है। और एक कथा वस्तु होती है प्रासंगिक, मतलब कई बार नाटक में प्रसंगवश कुछ कुछ लोग ऐसे आते हैं जो अपने स्वार्थ के लिए नायक का साथ देते हैं। तो मतलब उसमें उनका खुद का स्वार्थ भी होता है और उसी प्रकार से उनमें मतलब वो प्रधान जो होता है, नायक होता है, उसका भी साथ देते हैं। तो प्रासंगिक कथा वस्तु जैसे रामायण है, रामायण में सुग्रीव इत्यादि आते हैं। तो सुग्रीव को बाली का राज्य लेना था, मतलब खुद का स्वार्थ भी था और नायक की भी सहायता करते हैं। वो जब रावण का वध होता है तो सुग्रीव की सेना की सहायता से ही हो पाता है। तो प्रासंगिक कथा वस्तु वही होती है जो मतलब खुद की सहायता के लिए जब प्रधान की सहायता करता है यानी नायक की सहायता करता है, वो प्रासंगिक कथा वस्तु होती है। अर्थात प्रासंगिक प्रार्थस्य स्वार्थ यस्य प्रसंगतः है। प्रार्थ की सहायता यानी दूसरे नायक की सहायता करता है, लेकिन कुछ कुछ स्वार्थ सिद्धि के लिए, अपनी भी कुछ स्वार्थ सिद्धि होती है। तो जो प्रासंगिक कथा वस्तु होती है ये 2 प्रकार की होती है। एक कथा वस्तु होती पताका और दूसरी कथा वस्तु होती प्रकरी। तो पताका जो कथा वस्तु होती है वो होती सानुबंधम पताका। सानुबंधम पताका मतलब होता है कि जो नायक के दूर तक साथ चले, मतलब जो प्रसंगवश कोई भी मित्र आया है नायक का, वो दूर तक उसका अनुगमन करे। जो कथा जैसे सुग्रीव इत्यादि की कथा है तो वो दूर तक राम का साथ निभाती है। और एक प्रासंगिक कथा होती प्रकरी। प्रकरी कैसी होती है, तो कह रहे प्रकरी च प्रदेश भाग। अर्थात जो प्रकरी कथा वस्तु होती है वो एक भाग में रहने वाली होती है। मतलब प्रकरी में कोई अगर नायक का साथ दे रहा है उसका कोई प्रयोजन नहीं होता है कि नायक मेरा कार्य करे, सिद्ध करे, उसके बाद मैं नायक की सहायता करूं। इसमें किसी भी प्रकार का कोई प्रयोजन नहीं होता है। ये स्वतः ही बिना किसी लालसा के, बिना किसी लालच इत्यादि लोभ आदि से मतलब नायक की सहायता करता है। जैसे जटायु है, जटायु की जो कथा वस्तु वो थोड़ी सी आती है, लेकिन जटायु का अपना कोई मतलब नहीं था राम से, बस उनकी सहायता करता है कि सीता को उठा करके ले गए हैं। ऐसे ही शबरी का मिलन है। शबरी का अपना कोई औचित्य नहीं था, लेकिन थोड़े से भाग में शबरी की कथा का वर्णन किया गया है। उन्होंने भी सीधे बस राम की सहायता की है, बिना किसी लालच मोह इत्यादि के आकर के। तो प्रकरी ऐसी कथा होती है जो थोड़े भाग में होती है, नायक के साथ चलती है, लेकिन अपने लिए नहीं चलती। और पताका जो होती है वो लंबे समय तक नायक के साथ चलती है, जिसमें दूसरे मनुष्य का अपना भी खुद का प्रयोजन होता है, जैसे सुग्रीव आदि हो गए।
आगे आधिकारिक जो कथा वस्तु होती है वो 3 प्रकार की होती है, मतलब जिसका सीधा स्वामी से संबंध होता है, तो वो कथा वस्तु 3 प्रकार की होती है। पहली प्रख्यात होती है, दूसरी उत्पाद्य होती है और तीसरी होती मिश्र। तो प्रख्यात का मतलब तो सीधी है, जो ख्यात होती है, जो पहले इतिहास प्रसिद्ध कथा वस्तु है, पहले इतिहास में घटित हो चुका है अतीत आदि कालों में, ऐसी कथा वस्तु को लेकर के नाटक का निर्माण किया जाता है, वो प्रख्यात होती है, जैसे रामायण आदि हैं। दूसरी उत्पाद्य कथा वस्तु है। उत्पाद्य क्या होता है? स्वयं कवि के द्वारा उत्पादित की जाती है, उसका किसी अतीत से किसी इतिहास प्रसिद्ध कथा से कोई लेना देना नहीं होता, कवि की खुद की कृति होती है। जैसे मृच्छकटिकम है, मृच्छकटिकम एक प्रकरण नाटक है, लेकिन कवि स्वयं के द्वारा लिखा गया है। हमारे संसार में कोई वसंत सेना, कोई चारुदत्त नाम के कोई नायक नायिका नहीं हुए हैं, लेकिन शूद्रक के द्वारा खुद की कवि कल्पित है, इसलिए इसको उत्पाद्य कथा वस्तु कहा जाता है। और एक होता है मिश्र कथा वस्तु। मिश्र कथा वस्तु किसे कहा जाता है? तो मिश्र मतलब दोनों मिलजुल करके होती है, जिसमें प्रख्यात भी आती है, मतलब कुछ कथा ऐसी होगी जो इतिहास प्रसिद्ध, जो इतिहास में घटित हो चुकी होगी, और कुछ कथा वस्तु ऐसी होती है जो कवि के द्वारा कल्पित होगी। जैसे 10 कुमार चरित है, 10 कुमार चरित जो दंडी की रचना है, उसमें आधी रचना ऐसी मानी जाती है कि जो आख्यात है, और आधी रचना ऐसी मानी जाती है कि कथा अर्थात कवि कल्पित है, तो इसलिए 10 कुमार इसका उदाहरण हो जाएगा। फिर इन तीनों के 3-3 भेद हो जाते हैं, दिव्य, मर्त्य, दिव्यादिव्य होते हैं। तो दिव्य का क्या मतलब होता है? दिव्य का मतलब ये होता है कि कथा वस्तु में जो नायक होता है वो कोई दिव्य पुरुष होता है, जैसे राम है, जैसे कृष्ण है, ये दिव्य आत्माएं हैं। कुछ कथा वस्तु ऐसी होती हैं जिसमें मर्त्य अर्थात मनुष्य रूपी एक नॉर्मल साधारण नायक होता है, कुछ ऐसी होती हैं जो दिव्य अदिव्य दोनों ही होते हैं। तो इस प्रकार से कवि कल्पित कथा वस्तु में भी कुछ नायक दिव्य होते हैं, कुछ मर्त्य होते हैं, कुछ दिव्य अदिव्य। और ऐसे ही मिश्र कथा वस्तु में अगर नायक है, कोई दिव्य नायक मिल जाता है, जैसे अगर कवि कल्पित कोई भी कथा है या मिश्र कोई भी कथा है, जैसे हम देखा जाए तो बौद्ध हैं, बुद्ध भिक्षु जो थे, तो वो मतलब ऐसे देखा जाए तो एक दिव्य दृष्टि से भी देख सकते हैं और एक साधारण मनुष्य की दृष्टि से भी। तो दिव्य, मर्त्य और दिव्यादिव्य मतलब कवि कल्पित जो कथा वस्तु होती है, उत्पाद्य जो कथा वस्तु होती है, और प्रख्यात, इन तीनों के भेद हैं, दिव्य, मर्त्य, दिव्यादिव्य। अर्थात इसमें नायक कैसे होते हैं? दिव्य भी हो सकते हैं, साधारण भी हो सकते हैं और दिव्यादिव्य भी हो सकते हैं। आगे है अर्थ प्रकृतियाँ। ये 5 प्रकार की अर्थ प्रकृतियाँ हैं जो इनकी वजह से नाटक का निर्माण होता है। नाटक का निर्माण करने में भी तो कभी प्रकृतियों की, कभी अर्थ उपक्षेपक की, कभी कार्य अवस्थाओं की, कभी संधियों की इत्यादि की आवश्यकता पड़ती है, तभी नाटक बन पाता है। तो नाटक के अंतर्गत 5 प्रकार की अर्थ प्रकृतियाँ गिनाई जाती हैं। तो 5 प्रकार की अर्थ प्रकृतियाँ कौन सी हैं? पहली है बीज, बिंदु, पताका, प्रकरी और कार्य अवस्था। ये 5 प्रकार की अर्थ प्रकृतियाँ होती हैं जो नाटक के अंतर्गत सहायक होती हैं। प्रश्न आता है यहाँ से, तो बीज किसे कहते हैं? कह रहे हैं स्वल्पोदिष्टस्तु तद हेतुर बीजकम विस्तार्य अनेकधा। अर्थात बीज कैसा होता है? तो सबसे पहले कोई भी कथा वस्तु होती है, कोई भी हम कार्य करते हैं, उसका मुख्य रूप से कोई ना कोई बीज तो होता ही है, कोई हेतु होता है, तो उसको ही बीज कहते हैं। कह रहे हैं स्वल्पोदिष्टस्तु मतलब शुरुआत में जब उस बीज को हम उस कथा वस्तु में रखते हैं तो स्वल्प मतलब सूक्ष्म रूप से उस बीज को रखा जाता है, सूक्ष्म रूप से उस हेतु को दर्शाया जाता है कि हम इस वजह से इस नाटक को कर रहे हैं। जैसे रत्नावली नाटिका, रत्नावली पूरी नाटिका किस लिए बनाई गई है? क्योंकि उसमें शुरू में ही बीज रखा गया है कि रत्नावली का विवाह उदयन से हो जाए तो उदयन चक्रवर्ती सम्राट बन जाएंगे। ये थोड़े से बीज का या हेतु का एक प्रकार से शुरू में थोड़ा सा विस्तार किया गया है, बाकी पूरी कथा फिर आगे चल करके उसी बीज के माध्यम से पूरी कथा आगे बढ़ जाती है। रत्नावली का आना, सागरिका का, रत्नावली का सागरिका के नाम से रहना, उसका फिर दोबारा से वासवदत्ता के द्वारा मतलब बंदी बनाए दिए जाना, इस प्रकार से उसके बाद मतलब मिलना, राजा को रत्नावली का मिलना, इस प्रकार से एक बीज की वजह से शुरू में जो बीज केवल मात्र अल्प था उसको आगे चल करके विस्तार कर देना, यही बीज होता है। तो कह रहे स्वल्पोदिष्टस्तु अर्थात इसको शुरू में अल्प प्रकार से उपदेश करना, सूक्ष्म रूप से संकेत करना, और तद हेतुर बीजम उस हेतु रूपी बीज को विस्तार्य अनेकधा आगे चल करके उस कथा वस्तु में विस्तार कर देना, अनेक प्रकार से विस्तार कर देना ही क्या कहलाता है? बीज होता है। आगे है बिंदु। बिंदु किसे कहते हैं? तो कह रहे हैं अवांतरार्थ विच्छेदे बिंदुर अच्छेद कारणम। कभी कभार ऐसा होता है कि जो कथा वस्तु है वो बीच में से टूटने लगती है, जैसे
जो हमारा उद्देश्य होता है, नायक वगैरह या पात्र वगैरह उस उद्देश्य से भटकने से लग जाते हैं, उसको दोबारा से उसी स्थान के ऊपर, उस प्रयोजन के ऊपर ले आना, मतलब जो कथा टूट रही है उसको जोड़ देना ही बिंदु का काम होता है। तो अवांतरार्थ विच्छेदे अर्थात अवांतर प्रयोजन की समाप्ति से जब कथा वस्तु का अविच्छेद विच्छेद प्राप्त हो जाता है तो बिंदु अच्छेद कारणम, उसको जोड़ने का कारण बनता है, तो ऐसे बिंदु कहते हैं। आगे है पताका। पताका तो ऊपर पढ़ ही लिया कि पताका किसे कहते हैं, तो सानुबंधम पताका अर्थात अनुबंध रूप से दूर तक जो कथा वस्तु चलती है नायक के साथ वो पताका कहलाती है, जैसे सुग्रीव आदि का मिलन। और प्रकृति है, प्रकृति जब प्रदेश भाग और प्रकृति जो कथा वस्तु होती है वो केवल मात्र एक भाग में रहने वाली होती है, थोड़ी सी दूर तक चलने वाली होती है नायक के साथ, जैसे राम और जटायु का मिलन। और अंतिम होती है कार्य, बीज बिंदु पताका प्रकृति और कार्य। तो कार्य क्या होता है, फल की इच्छा रखने वाले व्यक्ति के द्वारा आरंभ किया गया कोई भी कार्य होता है उसे कार्य कहते हैं। मतलब कोई भी मनुष्य है, कोई भी नायक है, अगर उसे किसी फल की प्राप्ति की इच्छा है, उस फल की प्राप्ति के लिए वो जितने भी कार्य करता है, जो कार्य करता है वो सारे कार्य के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो इन्हीं प्रकार से 5 अवस्थाएं होती हैं, कार्य की भी 5 अवस्थाएं होती हैं। पहले अर्थ प्रकृतियां गिनाई, अर्थ प्रकृतियों में लास्ट कार्य था, अब कह रहे कार्य अवस्थाएं भी 5 प्रकार की होती हैं। मतलब कार्य कैसे किया जाता है, पहले कार्य हम शुरू करते हैं, फिर उस कार्य के लिए हम दिन प्रतिदिन यत्न करते जाते हैं, फिर हमें उसमें विघ्न की आशंका भी होती है, और फिर हम लास्ट में उस कार्य को जब करके पूर्ण रूप से जैसे करते हैं तो हमें एक प्रकार से ऐसे लगता है कि हाँ शायद अभी हमें फल की प्राप्ति हो जाएगी, और लास्ट में हमें फल की प्राप्ति होती है। तो ये सीढ़ी दर सीढ़ी कार्य अवस्थाएं चलती रहती हैं। तो कार्य अवस्थाएं कितनी होती हैं, 5 प्रकार की होती हैं। पहली होती आरंभ, फिर यत्न, फिर प्राप्त्याशा, फिर नियताप्ति और फिर फलागम। तो आरंभ किसे कहते हैं, तो कह रहे आरंभ होता है औत्सुक्य मात्रम आरंभ है फल लाभाय भूयसे। ये कह रहे उत्सुकता मात्र से आरंभ किया गया, फल लाभाय किसी भी फल के लिए या किसी फल की प्राप्ति के लिए उत्सुकता मात्र में कोई भी कार्य जब आरंभ किया जाता है उसको आरंभ के नाम से जाना जाता है। जैसे आप देख लो, अभी आप नेट जेआरएफ की उत्सुकता के लिए या नेट जेआरएफ की फल प्राप्ति के लिए उत्सुक हैं, उसी के लिए आपने ये तैयारी आरंभ की है। तो मतलब किसी भी क्रिया का शुरुआत करना, किसी भी क्रिया की या किसी भी फल की प्राप्ति के लिए शुरू में जो कार्य आरंभ किया जाता है, किसी उत्सुकता की पूर्ति के लिए जो कार्य आरंभ किया जाता है उसको आरंभ के नाम से जाना जाता है। आगे है यत्न। यत्न किसे कहते हैं, तो कह रहे हैं प्रयत्नस्तु तद अप्राप्तो व्यापारो अति त्वरान्वित है। ये कह रहे प्रयत्न उसके लिए किया जाता है जो अप्राप्त हो, अर्थात जो वस्तु या जो फल हमें अप्राप्त अर्थात प्राप्त नहीं है, उस वस्तु के लिए अति त्वरान्वित है अर्थात वेग पूर्वक कार्य करना ही क्या कहलाता है, यत्न। अभी तक हमें नेट जेआरएफ नहीं प्राप्त है तो हम उसके लिए बार बार लगातार वेग पूर्वक हम उसके लिए यत्न करते जा रहे हैं, तो वही कहलाता है। अर्थात जो चीज़ हमें प्राप्त नहीं है उसके लिए अति त्वरान्वित व्यापार है, हम वेग पूर्वक व्यापार करते हैं, वेग पूर्वक यत्न करते हैं, उसे यत्न कार्य अवस्था कहते हैं। आगे है प्राप्त्याशा। प्राप्त्याशा क्या होती है, तो कह रहे हैं उपाय अपाय शंकाभ्याम प्राप्त्याशा प्राप्ति संभव है। जब हम कोई भी कार्य करते हैं तो उस कार्य के मध्य में करते करते हम यत्न भी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हमें शंका तो रहती है ना उपाय की। हम ऐसा सोचते हैं कि शायद हमारा ये काम पूर्ण हो जाए, लेकिन अपाय ऐसा भी सोचते हैं कि कोई विघ्न आ सकता है जिसकी वजह से मैं कार्य पूर्ण ना कर पाऊँ। तो इस प्रकार से जब बीच में उपाय और अपाय मतलब हो जाने की और न होने की दोनों प्रकार से जो शंका प्राप्त होती है वो प्राप्ताशा के नाम से जानी जाती है। आगे है नियताप्ति। नियताप्ति किसे कहते हैं, कह रहे अपाय अभावत है, जहाँ पर विघ्नों का बिल्कुल अभाव हो जाता है। जैसे हम जेआरएफ के एग्ज़ाम तक हम ये सोचते हैं क्या पता मैं तैयारी तो कर रही हूँ या उस दिन कुछ मुझे ऐसा हो जाए, क्या मैं बीमार हो सकती हूँ, क्या पता मेरा एग्ज़ाम ना हो पाए, इस प्रकार की हमें शंकाएं होती हैं। लेकिन जैसे ही हम वहाँ पर एग्ज़ाम दे देते हैं तो हमें एक प्रकार से अपाय का अभाव हो जाता है कि अब हमारा कुछ विघ्न नहीं हो सकता, अब हमारा कार्य पूर्ण हो गया है। तो जहाँ पर अपाय का अभाव हो जाना और प्राप्ति नियताप्ति ही सुनिश्चिता, और जो हमें प्राप्त करने की इच्छा है वो सुनिश्चित हो जाना ही क्या कहलाता है, नियताप्ति कहलाती है। आगे फलागम था 5वां।
तो फलागम क्या होता है? समग्र फल संपत्ति ही फल योगो यथोदित है, जहाँ पर समग्र फल की प्राप्ति हो जाना और फल का कह दिया जाना या फल का प्राप्त हो जाना क्या कहलाता है? फलागम है कहलाता है। अर्थात पूर्ण रूप से फल की प्राप्ति हो जाना ही फलागम कहलाता है। ठीक है, ये थी कार्य अवस्थाएं। संधि, संधि किसे कहते हैं? संधि, आगे संधियां भी, नाटक के लिए संधियां भी इम्पोर्टेंट होती हैं। बिना संधियों के नाटक हम नहीं लिख सकते, किसी भी प्रकार का कोई रूपक पूर्ण नहीं हो सकता बिना संधियों के बिना। तो संधि किसे कहते हैं? तो संधि होती है अंतरैर एकार्थ संबंध संधिर एकान्वय सति, अर्थात जहाँ अंतरई एकार्थ संबंध है, जब संधियाँ होती हैं वो एक ही प्रयोजन के लिए, एकान्वय मतलब मिल करके कार्य करती हैं। सारी की सारी संधियाँ एक प्रयोजन के लिए या अवान्तर प्रयोजन के लिए किसी भी संबंध से आपस में एक होकर के, एक जुड़ करके जो कार्य करती, संधि का मतलब भी वैसे जुड़ना ही होता है। लेकिन अंतरई रेखार्थ संबंध है, अर्थात अवान्तर प्रयोजन के लिए, एक परम प्रयोजन के लिए जब आपस में पांचों की पांचों संधियां मिल करके एकान्वय अर्थात एक होकर के जब कार्य करती हैं उसे संधि कहा जाता है। आगे कह रहे संधि किसे कहते हैं? तो कह रहे अर्थ प्रकृतयः पंच अवस्था समन्विताः यथा संख्येन जायन्ते मुखाद्यः पंच संधयः। ये कह रहे प्रकृतय, अर्थ प्रकृतयः पंच, अर्थात जो हमने 5 प्रकार की अर्थ प्रकृतियां पढ़ी हैं, जिसमें बीज, बिंदु, पताका, प्रक्रिया और कार्य अवस्थाएं थी। और आगे कहा पंच अवस्था समन्विताः, इन्हीं संधियों के साथ 5 प्रकार की जो कार्य अवस्था थी, जिसमें हमने प्रारंभ, यत्न, प्राप्त्याशा, नियताप्ति और फलागम 5 प्रकार की कार्य अवस्था पढ़ी हैं। तो समन्विताः, इन दोनों को समन्वित करके, इन दोनों को मिला करके, यथा संख्येन जायते, क्रमशः जायन्ते उत्पन्न होती हैं, मुखाद्यः पंच संधयः, मुख आदि 5 प्रकार की संधियां उत्पन्न होती हैं। ठीक है, अर्थात 5 प्रकार की अर्थ प्रकृतियां, बीज, बिंदु, पताका, प्रक्रिया और कार्य, और 5 प्रकार की अवस्थाएं, प्रारंभ, यत्न, प्राप्त्याशा, नियताप्ति और फलागम। जब इन दोनों का आपस में समन्वित हो जाना, जब दोनों का मिल जाना, इन दोनों से मिल करके क्रमशः जो उत्पन्न होती हैं, जैसे बीज नामक अर्थ प्रकृति और कार्य नामक प्रारंभ से, कार्य अवस्था के प्रारंभ अर्थात बीज प्लस प्रारंभ दोनों से मिल करके जो चीज़ उत्पन्न होती है वो पहली संधि, मुख संधि। इसी प्रकार से क्रमशः उत्पन्न होती जाएंगी। 5 प्रकार की अर्थ प्रकृतियां और उसी के सामने 5 प्रकार की कार्य अवस्थाएं जब आपस में मिल जाती हैं तो क्रमशः संधियां उत्पन्न होती चली जाती हैं। जैसे यहाँ पे है 5 प्रकार की अर्थ प्रकृतियां लिखोगे पहले, फिर कार्य अवस्था, तो बीज प्लस प्रारंभ दोनों से मिल करके क्रमशः मुख संधि उत्पन्न होगी। फिर बिंदु प्लस यत्न दोनों से मिल करके प्रतिमुख संधि उत्पन्न होगी। पताका और प्राप्त्याशा दोनों से समन्वित होकर के गर्भ संधि उत्पन्न होगी। प्रक्रिया और नियताप्ति से मिल करके अवमर्श संधि उत्पन्न होगी। कार्य और फलागम से मिल करके उपसंहृति या निर्वहन नाम की संधि उत्पन्न होती है। तो इस प्रकार से मुख, प्रतिमुख, गर्भ, अवमर्श, उपसंहृति, ये 5 प्रकार की संधियां उत्पन्न होती हैं। ठीक है, अब इन संधियों के भी आगे भेद आगे भी बताए जाएंगे, लेकिन आगे मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा याद रहेंगे। यहाँ पे ज़्यादा अगर आपको 5 संधि क्रमशः याद है, मुख, प्रतिमुख, गर्भ, अवमर्श और उपसंहृति, तो इनके भेद आसानी से याद हो जाएंगे। पहली के 12 हैं, फिर 13 भेद हैं प्रतिमुख के, फिर गर्भ के 12 भेद हैं, फिर अवमर्श के 13 भेद हैं और फिर उपसंहृति के 14 भेद हैं। इसलिए 12, 13, 12, 13 और 14, इस प्रकार से कुल मिलाकर के संधियों के कुल 64 भेद हो जाते हैं। ठीक है, अब संधि, संधि किसे कौन सी हैं? तो कह रहे मुख, प्रतिमुखे, गर्भ, सावमर्श, उपसंहृति। मुख, प्रतिमुख, गर्भ, अवमर्श और उपसंहृति के नाम से 5 प्रकार की संधियां कही जाती हैं। अब पहली संधि है मुख। मुख संधि किसे कहते हैं? तो कह रहे मुखम बीज समुत्पत्ति नाना अर्थ संभवाः अंगानि द्वादशै तस्य बीज आरंभ समन्वयात्। ये कह रहे नाना अर्थ, नाना अर्थात अनेक प्रकार के प्रयोजनों से, अनेक प्रकार के प्रयोजन होते हैं, उन प्रयोजनों को बीज रख करके मुखम संभवा, मुख इत्यादि संधि से जब पूर्ण रूप से बीज की उत्पत्ति करने वाली या रस से उस अनेक प्रकार के अर्थों के रूप को संपन्न करने वाली जो संधि होती है वो मुख संधि कहलाती है। अर्थात मुख संधि कैसे होती है? तो बीज समुत्पत्ति ही, बीज की उत्पत्ति करने वाली, और नाना अर्थ रस संभवा, नाना अर्थ अर्थात अनेक प्रकार के अर्थ जो होते हैं, अनेक प्रकार के प्रयोजनों को रस संभवा, रस से निष्पन्न करने वाली, रस आदि से समन्वित होकर के उन सभी प्रकार के प्रयोजनों को निष्पन्न करने वाली, बीज की उत्पत्ति करने वाली मुख संधि कहलाती है। दूसरी लाइन में कहा अंगानि द्वादशैस्तस्य, इसके 12 प्रकार के अंग माने जाते हैं।
बीज आरंभ समन्वयात, और जो मुख संधि होती है वो बीज और आरंभ दोनों से मिल करके मुख संधि उत्पन्न होती है। जैसे हमने ऊपर पढ़ाई था, बीज और प्रारंभ दोनों से मिल करके मुख संधि उत्पन्न होती है और 12 भेद होते हैं। वहीं कार्य अर्थात जहाँ अनेक प्रकार के प्रयोजन और रसों को निष्पन्न करने वाली बीज की जो उत्पत्ति होती है वह मुख संधि होती है। इसके 12 प्रकार के अंग होते हैं। 12 अंग हैं। पहला उपक्षेप, परिकर, परिन्यास, विलोभन, युक्ति, प्राप्ति, समाधान, विधान, परिभावना, उद्भेद, भेद और करण। ये 12 प्रकार के मुख संधि के अंग माने जाते हैं। आगे है प्रतिमुख संधि। प्रतिमुख संधि कैसी होती है? तो कह रहे लक्ष्य अलक्ष्य तयो भेदस्तस्य प्रतिमुखम भवेत। ये कह रहे जहाँ पर कुछ लक्ष्य का कुछ अलक्ष्य का, अर्थात जो नाटक में लक्ष्य रूप है जिसका हमें फल प्राप्त करना है उस लक्ष्य को, और कुछ अलक्ष्य है इत्यादि प्रासंगिक रूप से हम नाटक में कुछ कथा वस्तु डाल रहे हैं, तो लक्ष्य और अलक्ष्य दोनों का भेद प्रकट करने वाली कि हमारे लिए कौन लक्ष्य है कौन अलक्ष्य है। तो लक्ष्य लक्ष्य तयो भेद है, उन लक्ष्य और अलक्ष्य तयो दोनों के अंतर्गत दोनों के बीच में भेद उत्पद्यते, भेद उत्पन्न करने वाली प्रतिमुखम भवेत, प्रतिमुख संधि कहलाती है। आगे कहा बिंदु प्रयत्न अनुगमात, बिंदु और प्रयत्न के मिल जाने से ये प्रतिमुख संधि बनती है। अंगानि अस्य त्रयोदश, और ये 13 अंगों वाली होती है। अर्थात जहाँ उस बीज का कुछ लक्ष्य रूप में और कुछ अलक्ष्य के रूप में उभेद होता है, क्योंकि मुख संधि में ऊपर बीज की उत्पत्ति हुई थी, उसी बारे में बता रहे हैं कि उस बीज का कुछ लक्ष्य रूप और कुछ अलक्ष्य रूप में जब उद्भेद करने वाले का कार्य आता है तो वो बीज करती है। अर्थात बिंदु नाम की प्रकृति, बिंदु नाम की संधि उसे, मुख नाम की संधि उसे उद्भेद करती है, वह प्रतिमुख संधि कहलाती है। बिंदु व प्रयत्न के योग से इनके 13 अंग होते हैं। 13 अंग है विलास, परिसर्प, विधूत, शम, नर्म, नर्मद्युति, प्रगमन, निरोध, पर्युपासन, वज्र, पुष्प, उपन्यास और वर्ण संहार। ये 13 प्रकार के प्रतिमुख संधि के भेद माने जाते हैं। आगे गर्भ संधि। गर्भ संधि किसे कहते हैं? तो कह रहे गर्भस्तु दृष्ट नष्टस्य बीजस्य अन्वेषणम मुहुः। ये कह रहे गर्भ संधि उसे कहते हैं जो दृष्ट नष्टस्य, जो बीज हमने मुख संधि में ऊपर उत्पत्ति की थी, जिस बीज को प्रतिमुख संधि लक्ष्य और अलक्ष्य के भेद में प्रकट कर रही थी, उसी बीज का दृष्ट मतलब दिखाई देने के बाद नष्टस्य नष्ट हो जाना, था जो बीज है वो दिखाई दे करके नष्ट हो जाता है, उस बीज का अन्वेषण मुहुः, बार बार उसको ढूंढ के लेके आना, या उस बीज का बार बार अन्वेषण करने वाली जो संधि होती है वो गर्भ संधि के नाम से जानी जाती है। द्वादशः अंगा, और 12 प्रकार के अंगों वाली होती है। पताका स्यात् न स्यात् प्राप्ति संभव, और पताका और प्राप्ति संभव यानी प्राप्त्याशा दोनों से मिल करके गर्भ संधि उत्पन्न होती है। जहाँ दिखलाई देकर खोए गए बीज का बार बार अन्वेषण किया जाता है वह गर्भ संधि होती है। इसमें पताका और प्राप्त्याशा दोनों से मिल करके गर्भ संधि उत्पन्न या गर्भ संधि बनती है। इसके 12 अंग होते हैं। 12 अंग है अभूताहरण, अनुमान, मार्ग, तोटक, रूप, अधिबल, उदाहरण, उद्वेग, कर्म, संकर्म, संग्रह और आक्षेप। ये 12 प्रकार के गर्भ संधि के भेद माने जाते हैं। आगे है अवमर्श संधि। अवमर्श संधि कैसी होती है? तो कह रहे हैं क्रोधेना अवमर्शे यदत्तर व्यसनाद वा विलोभनात् गर्भ निर्भिन्न बीजार्थ है सो अवमर्श इति स्मृति। ये कह रही जहाँ हम क्रोधेन क्रोध से, व्यसनात् किसी व्यसन दे करके किसी को, या विलोभनात् किसी को प्रलोभन दे करके जो विमर्श करते हैं, आमर्श करते हैं, आपस में बात करते हैं, ताकि किसी भी प्रयोजन के लिए हम किसी मनुष्य को क्रोध से, किसी को व्यसन दे करके, किसी को लोभ दे करके इत्यादि से जो हम विमर्श करते हैं वो संधि बीजार्थ है। बीज आदि के लिए या प्रयोजन इत्यादि के लिए जहाँ पर क्रोध से, व्यसन से, विलोभ इत्यादि से जो कार्य किया जाता है सो अवमर्श इति स्मृतः है, वो अवमर्श संधि कही जाती है। अर्थात जहाँ पर क्रोध से, व्यसन से, प्रलोभन से विमर्श किया जाता है, जिसमें गर्भ संधि द्वारा निर्भिन्न बीजार्थ का संबंध दिखाया जाता है। अर्थात गर्भ संधि के अंदर जो बीज नष्ट होकर के बार बार जिसे ढूंढा जा रहा था, उस बीज के लिए किसी को क्रोध से, किसी को व्यसन से, किसी को लोभ इत्यादि प्रलोभ दे करके वार्ता की जाती है, अवमर्श किया जाता है। सा अवमर्श संधि उच्यते, वो अवमर्श संधि कही जाती है। इसके भी 13 अंग होते हैं। अपवाद है, छलन, संफेट, व्यवसाय, विद्रव, विरोधन, द्रव,
प्ररोचना, शक्ति, विचलन, द्युति, आदान और प्रसंग। ये 13 प्रकार के अवमर्श संधि के भेद होते हैं। आगे 5वीं संधि है उपसंहृति। उपसंहृति को ही निर्वहन यानी उपसंहार संधि बोला जाता है, निष्कर्ष के नाम से बोला जाता है। तो कह रहे बीजवंतो मुखाद्यार्थः विप्रकीर्णा यथा यथम एकार्थम उपनीयते यत्र निर्वहणम हि तत्। ये कह रहे बीजवंतो मुखाद्यर्थः, बीज से संबंध रखने वाली, क्योंकि सारी संधियों का जो संबंध है वो बीज से है। कोई उस बीज को उत्पन्न कर रही है, कोई उस बीज में लक्ष्य का भेद निरूपण कर रही है, कोई संधि उस बीज को नष्ट होने पर बार बार खोज रही है, कोई संधि उस बीज के लिए किसी से क्रोध से, किसी विमर्श से, किसी विलोभन इत्यादि से वार्ता कर रही है। तो बीजवंत अर्थात बीज से संबंध रखने वाली, मुखाद्य अर्थात मुख आदि, मुख, प्रतिमुख, गर्भ, अवमर्श, विमर्श इत्यादि जो संधियां हैं वो विप्रकीर्णा यथायथम, यथायथम अर्थात अपने अपने स्थान पर जब विप्रकीर्णा बिखरी हुई होती हैं, अपना अपना कार्य कर रही होती हैं, तो अंत में आकर के एकार्थम उपनीयते, वो सारी अपनी अपनी जगह से एक अर्थ में प्रयुक्त हो जाती हैं। अर्थात अपना बिखरा बिखरा बीज लेकर के एकार्थम उपनीयते, एक के साथ संबंध दिखा देती हैं, एक प्रयोजन के साथ जिनका संबंध होता है, सा निर्वहन संधि उच्यते, उसको निर्वहन संधि कहा जाता है। अर्थात जहाँ बीज से संबंध रखने वाले मुख संधि आदि, मुख संधि मतलब 5 ही संधियाँ, मुख इत्यादि जो संधि है वो अपने अपने स्थान पर बिखरे हुए अर्थों को लेकर के एक प्रयोजन के साथ संबंध दिखा देती हैं, वह निर्वहन संधि कहलाती है। इसके 14 अंग होते हैं। संधि है, समय है, विबोध, कृति, ग्रथन, भाषा, निर्णय, उपगूहन, परिभाषण, पूर्वभाव, प्रसाद, उपसंगार, आनंद और प्रशस्ति, ये इसके 14 प्रकार के भेद माने जाते हैं। उपर्युक्त संधि के इस प्रकार से 64 भेद मान लिए जाते हैं। अब है संधियों का प्रयोजन, कि संधि क्यों की जाती है, नाटक में संधियों का क्या प्रयोजन है, किस वजह से संधियों का निर्माण किया जाता है। तो कह रहे संधियों के 6 प्रयोजन माने गए हैं। सबसे पहले इष्ट अर्थ से रचना, कि किसी भी इष्ट अर्थ की रचना करना, कवि के लिए जो अभीष्ट अर्थ है, हम सामाजिकों के लिए जो नाटक में अभीष्ट अर्थ है उसकी रचना करना संधि का प्रयोजन होता है। दूसरा कहा गोप्य गुप्ति, अर्थात नाटक में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, कुछ ऐसी वस्तुएं होती हैं जिनको छुपाना होता है, गुप्त ही रखना होता है, तो उस गुप्त को, गोपनीयता को गुप्त रखना संधि का कार्य होता है। आगे है प्रकाशनम, कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जो सबके दिखाने योग्य होती हैं, तो प्रकाशन करना अर्थात जो दिखाने योग्य वस्तुएं हैं उनको सबको दिखाना संधि का प्रयोजन है। आगे है राग, अर्थात अभिनय में राग उत्पन्न करना, एक प्रकार से काम इत्यादि राग उत्पन्न करना, श्रृंगार इत्यादि राग उत्पन्न करना ही संधि का प्रयोजन है। आगे है प्रयोगस्य आश्चर्यम, प्रयोगस्य आश्चर्यम अर्थात जो हम नाटक कर रहे हैं, जो नाटक लिखा गया है वो नाटक अद्भुत हो, आश्चर्य हो, देखने से मतलब हमारे मन को आह्लादित करने वाला हो, ऐसा काव्य में वैचित्र्य लाने के लिए संधि का प्रयोजन होता है। और एक है वृत्तांतस्य अनुपक्षय है, अर्थात इतिवृत्त का विच्छिन्न न कर देना, अगर इतिवृत्त टूट रहा है तो उसको जोड़ देना वापिस से, उस कथा वस्तु को विच्छेद न होने देना, उसको विच्छिन्न न होने देना संधि का प्रयोजन होता है। इस प्रकार से हमने जो संधियाँ पढ़ी उसके 6 प्रयोजन होते हैं। इष्टर्थस्य रचना, गोप्य गुप्ति ही, तीसरा प्रकाशन, चौथा राग उत्पन्न करना, पांचवा प्रयोगस्य आश्चर्यम और छठा है वृत्तांतस्य अनुपक्षय है। इस प्रकार से ये संधियों के 6 प्रयोजन होते। तो आई थिंक आपको समझ में आया हो संधियों के क्या क्या कार्य होती हैं, कौन सी संधियां होती हैं, कितने प्रकार की संधियां होती हैं और कितने इनके भेद होते हैं। तो ये संधियों का था।